ठीक है भाई, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आ गए, और ये आपका सवाल वही है मार्च का, मार्च 22, वेरिएंट 22। ठीक है जनाब। क्वेश्चन 3 कह रहा है पारी ओन्स अ क्लोथिंग फैक्ट्री इसकी, हर ईयर एंड इज 31 दिसंबर। एट 31 दिसंबर 2021 हर लेजर अकाउंट बैलेंस इंक्लूडेड द फॉलोइंग। ये चीज़ें सारी उसके पास आ रही हैं, हम पढ़ लेंगे। रिक्वायरमेंट क्या है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं, और क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ से पढ़ते रहेंगे ताकि हमें ज़रा आसानी रहे, बार बार ऊपर ना जाना पड़े। ठीक है जनाब, ये आपके सामने कुछ कहानी आ गई। अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, सबसे पहले मैंने आपको बताया कैसे। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, देखो दो किस्म की कॉस्ट आती है। एक हमारे पास कॉस्ट है, एक है मेरे पास डायरेक्ट कॉस्ट, और एक है इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट होती है जो इजीली ट्रेसेबल होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है जो डिफिकल्ट टू ट्रेस होती है। ठीक है, प्रोडक्ट पे। डायरेक्ट कॉस्ट की फिर फर्दर तीन कैटेगरीज हैं: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, DMDL DE। इनडायरेक्ट कॉस्ट की भी तीन चीजें हैं: इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है। अब डायरेक्ट कॉस्ट मटेरियल की एग्जांपल मैं बना रहा हूँ पेन। तो जो मटेरियल पेन बनाने में लग रहा है, इंक वगैरह, सही है, जितनी प्लास्टिक है सारी चीज़ें, ये डायरेक्ट मटेरियल। लेबर, जो जिस बंदे को मैंने दिहाड़ी पे बेच पे रखा हुआ है वो बनाने के लिए, वो लेबर है। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? पेन बनाने के लिए मुझे कोई रॉयल्टी पे करना पड़ती है, ये पेन नहीं बनाऊंगा तो वो नहीं देना पड़ेगी, वो मेरे पास डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है। फिर मेरे पास है इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट में इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है कि भाई मशीन के अंदर ऑयल डल रहा है ना, इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट लेबर कौन है? मैनेजर है, सुपरवाइजर है, जो कई डिपार्टमेंट्स को देख रहा है, किसी एक को नहीं देख रहा। इसी तरह इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपके पास होता है, डेप्रिसिएशन है मोटर व्हीकल का, रेंट है, इंश्योरेंस है, ये सारी चीजें। ठीक है। अब पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल के बारे में काम करते हैं, फिर डायरेक्ट लेबर, और फिर डायरेक्ट एक्सपेंस। फिर इन तीनों का जो सम होता है हमारे पास, उसको हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। ये बात तो पता होगी। फिर उसमें इनडायरेक्ट कॉस्ट ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल फैक्ट्री की कॉस्ट आ जाती है। तो ये काम करते हैं, शुरू करते हैं भाई हम ये बनाना। सबसे पहले मैं कह लेता हूँ भाई, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। RM लिख रहा हूँ भाई, एग्जाम में पूरा लिखना होता है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है भाई। अब सबसे पहले इसमें क्या आएगा आपके पास? सबसे पहले इसमें आती है ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री, और ओपनिंग इन्वेंट्री में मैंने यहाँ लिख दिया रॉ मटेरियल। ठीक है जनाब। अब ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू देख लेते हैं हम। ये देखो, इन्वेंट्री एट 1 जनवरी कितनी है भाई? 6100। यहाँ पे मैं आया, 6100 लिख लिया। अब क्या करते हैं, इसमें हम ऐड करते हैं परचेजेस। भाई माल शुरू में कितना पड़ा हुआ था, और उसमें ऐड कितना कर लिया, वो ऐड होगा थ्रू परचेजेस। RM लिख देता हूँ यहाँ पर। परचेज का डेटा देखना है मुझे, ये रहा लिखा हुआ है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 84,200। ठीक है भाई, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, परचेज भी हो गए मेरे पास। अब मुझे क्या करना है भाई, कोई वहाँ यहाँ पे ना, हम देख लेते हैं कि कुछ हमारे पास इसने रिटर्न शिटर्न नहीं दिया हुआ, कुछ नजर नहीं आ रहा रिटर्न शिटर्न। ठीक है भाई, तो परचेज रिटर्न वगैरह होता है, कोई कैरेज होता है तो ऐड कर लेते, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्ट क्लोजिंग इन्वेंट्री पे आएंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरे पास है 6840, माइनस कर दूंगा। 6840। कैलकुलेटर उठाएं, आंसर बताएं इसका। और इसको हम यहाँ पे लिख देंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है भाई, 83,460 लिख लेते हैं। अब इसमें मैं ऐड करूंगा डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर में कौन आता है हमारे पास? आमतौर पे डायरेक्ट लेबर में आता है वेजेस वगैरह जो हम दे रहे होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस में रॉयल्टी वगैरह आती है। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। यहाँ मैं ऊपर, ये देखो वेजेस मेरे पास उसने दी हुई है। ठीक है, तो वेजेस हम लिख लेते हैं, 33,000। फैक्ट्री सुपरवाइजर की वेज नहीं आएगी यहाँ पर, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है। ठीक है, इसी तरह ऑफिस वाले की सैलरी तो आएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस यहाँ पर आएगी ये चीज़। ठीक है। अच्छा जनाब, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं
यहाँ पे मैं लिख रहता हूँ रॉ मटेरियल कंज्यूम मेरे पास निकल के आ गया। अब मैं लिख लेता हूँ कि भाई मेरे पास डायरेक्ट वेजेस है। डायरेक्ट कलर लिखना चेंज कर जरूरी है। लेता हूँ। डायरेक्ट लिखना जरूरी है। वरना क्या लिखोगे आप? प्लीज बोलो। नहीं ना, डायरेक्ट वेजेस लिखो, क्योंकि दो किस्म की वेजेस है ना यार, फर्क तो हो जाए, वरना फर्क ही नहीं होगा। डायरेक्ट वेजेस एक ही है तो आखिरी कॉलम में लिख लो 33,000। ठीक है, 33,000 आपने लिख लिया। अब 33,000 लिखने के बाद एक्सपेंस होगा, तो पहले कैश नंबर इसमें निकाल दो। इसमें मुझे एक्सपेंस भी पता नहीं चल रहा। वो मैं कह रहा था डायरेक्ट एक्सपेंस, रॉयल्टी वगैरह यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ इसने ना, रॉयल्टी वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ। ठीक है जनाब, आ जाओ आगे आ जाओ। तो अब यही हो जाएगा आपका, इन सब का सम कर लो, ये आपके पास निकल के आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। 116,460। 116,460। अच्छा, अब इसमें एक काम ये करना है जो अक्सर बच्चे गलत करते हैं। वो क्या काम है कि आपने यहाँ पर ऐड करना है फैक्ट्री ओवरहेड्स को। या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं। तो इनको ऐड करना है यहाँ पर, वरना अक्सर बच्चे माइनस कर देते हैं। वो आंसर आदत होती है ना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना के। ये हो गया अभी माइनस ही करना। हाँ, तो माइनस नहीं ऐड करना है, क्योंकि टोटल कॉस्ट निकालनी है। अब शुरू करते हैं शुरू से। तो शुरू में तो इन्वेंट्री आ गई, ये तो मेरे पास आएगी नहीं। ठीक है जनाब, रेवेन्यू नहीं आएगा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल नहीं, वेजेस आएंगी। ये जो 26,000 है, इनडायरेक्ट। हाँ ये वाली वेजेस आ जाएंगी, तो मैं लिख लेता हूँ वेजेस। इसकी सुपरवाइजर की, सुपरवाइजर की वेजेस लिखेंगे आप। ठीक है, 26,000। 26,000 आपके पास आ गया। अब देखो, आगे हम करते हैं रेट एंड इंश्योरेंस वगैरह, और नीचे वाली ये पहली तो ट्रांजैक्शन है, ये जो एडजस्टमेंट है ये तो क्लोजिंग बता रहा है। बाकी सारी हम पढ़ लेते हैं ताकि हम रिलेट कर सकें ऊपर के साथ। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है रेट्स एंड इंश्योरेंस आर अपोर्शनड इक्वली बिटवीन फैक्ट्री एंड द ऑफिस। इक्वली होगा, 50-50%। फिर आपसे कह रहा है एट 31 दिसंबर 2021 जनरल फैक्ट्री एक्सपेंसेस 500 वर अनपेड। जो जनरल फैक्ट्री एक्सपेंस है ना आपके पास, वो अनपेड है। अनपेड का मतलब क्या होता है? अक्रूड। और अक्रूड मैंने आपको बताया साल के एंड में अगर अक्रूड होता है वो ऐड होता है। ये नहीं किया तो उसको रिकॉर्ड करो भाई। जनरल क्यों तुमने एक्सपेंस। अब तक नहीं किया? तो उसको रिकॉर्ड करेंगे हम। ठीक है, इसी तरह करें फैक्ट्री इक्विपमेंट डेप्रिशिएट हो रही है 20% पर एनम में यूजिंग आरबीएम। तो डेप्रिसिएशन लगा देंगे इस पे, बस और तो कुछ नहीं है। ठीक है जनाब, तो हम आ जाते हैं। अब हमारे पास है रेट्स एंड इंश्योरेंस की 7,000। वर्किंग। ठीक है, रेट्स एंड इंश्योरेंस की वर्किंग है, तो सबसे पहले आप करोगे 14,000 डिवाइड बाय 2, 7,000। तो ये तो इसका काम हो गया। ये लिख लेते हैं, रेट्स एंड इंश्योरेंस। 7,000 हो गया मेरे पास। ठीक है जनाब, अच्छा जी आगे आ जाते हैं। इसके बाद है जनरल फैक्ट्री, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं, तो आ जाएंगे 11,500। 12 आ जाएंगे। इलेवन उसका थाउजेंड प्लस फाइव प्लस भी तो करना था। प्लस भी करना है। जनरल एक्सपेंसेस अनपेड था ना। वेरी गुड वेरी गुड, प्लस भी करना है इस पे हमें। तो अक्रूड है, अक्रूड ऐड करेंगे, शाबाश। 12,000। ठीक है जनाब, जनरल एक्सपेंसेस ये 12,000 आ गए। ठीक है जनाब, एग्जाम में आप इसको ऐड करके दिखा दोगे कि भाई 11,500 में मैंने प्लस किया है 500। इस तरह से करके दिखा देंगे। ठीक है भाई, और तो कोई खर्चा नज़र नहीं आ रहा। डेप्रिसिएशन पर ही आ जाओ डायरेक्ट। तो डेप्रिसिएशन क्या है? 20% पर एनम है यूजिंग 12 आरबीएम। लाख। अब आप देखो कि हमारी कॉस्ट कितनी थी। कॉस्ट है फैक्ट्री इक्विपमेंट की 1 लाख। ठीक है भाई, इस पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितनी हो गई? 36। 30,000। तो नेट बुक वैल्यू कितना है इसकी? कितनी नेट बुक वैल्यू? अब ये 64 पे आप रेट लगाओगे 20%, तो आपके पास आ रहा है 12,800। ये 12,800 यहाँ पर आएगा।
ठीक है। और ये क्या है, डेप्रिसिएशन, इसकी फैक्ट्री इक्विपमेंट। डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री इक्विपमेंट, ये आ गया, इन सबका सम कर लो भाई। 26 + 7 + 12 प्लस 12,800। तो जरा सही कर लेते हैं, सेफ नहीं है वरना खटाखट काम हो जाता है। 57 12,800। सैफ लोग नीचे तो नहीं आए हुए कहीं? नीचे। अच्छा अच्छा अच्छा। 57,800। अच्छा, अब माइनस नहीं प्लस करना है भाई। अच्छा, ये जो हम निकालेंगे इसका कोई नाम नहीं है। नो, 17,426। अब इसमें एक काम और करना होता है, वो क्या होता है कि ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड करना होता है, क्लोजिंग को माइनस करते हैं। तो आप लिखोगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड होगा, माइनस होगा क्लोजिंग। ओपनिंग है 9,420। तो आज से देख लेते हैं भाई। ओपनिंग आपको बता रहा है 9,420 और क्लोजिंग आपको बता रहा है 9,885। बस सिंपल इनकी वैल्यूज लिख देते हैं और इसमें से माइनस कर दो 9,885। क्या आंसर आ रहा है इसमें से माइनस नाइन करके? फोर टू जीरो -9,885, नेगेटिव में आंसर आएगा। -465। ठीक है, माइनस कर दें ऊपर से, क्या आ जाएगी, इसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 170,7। ठीक है, 9 नंबर हो गए आपके पास। आगे चलते हैं। कह रहा है प्रिपेयर पारीज इनकम स्टेटमेंट, यानी कि ट्रेडिंग सेक्शन। अब इसका नाम है इनकम स्टेटमेंट नहीं, अब इसका नाम है प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ, स्टेटमेंट नहीं, जीपी तक निकाल। ऑफ, हाँ, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। अब मैंने आपको बता दिया ट्रेडिंग सेक्शन का मतलब क्या होता है, कि आपको जीपी तक निकालना होता है, ग्रॉस प्रॉफिट तक, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। तो कोई मसला नहीं है भाई, आ जाते हैं, इसको देख लेते हैं हम क्या चल रहा है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास आएगा रेवेन्यू। 230,020। तो रेवेन्यू हम उठा लेंगे यहाँ से। कितना आ रहा है? जीरो। 230,020। कॉस्ट ऑफ। अब यहाँ पे इस सवाल में कोई आपके पास सेल रिटर्न वगैरह कुछ नहीं थी, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल में सबसे पहले मेरे पास आएगा ओपनिंग इन्वेंट्री। किसका है का है ना, एफ फिनिश जी। गुड। फिनिश गुड। मर्जी लिख सकते हैं एग्जाम में ब्रैकेट के अंदर। हाँ हाँ, पहले एक दफ़ा फिनिश गुड लिख दो, फिर एफ जी लिखते रहो, कोई मसला नहीं। इसमें हम ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि जो माल खुद बना के लाए हैं वो यहाँ पर हम दिखाएंगे इसको। फिर अगर हमने कुछ परचेजेस किए तो वो भी ऐड करेंगे। फिर परचेज रिटर्न वगैरह तो मुझे इस सवाल में नज़र नहीं है, वो माइनस करेंगे, कैरेज वैरेज भी कुछ नहीं है। फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करेंगे। ठीक है जनाब, ओपनिंग इन्वेंट्रीज वगैरह की वैल्यू देख लेते हैं। एफ जी की दी हुई है 11,350। ठीक है जनाब। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो पिछले पार्ट से आ जाएगी। परचेज सिर्फ रॉ मटेरियल की दी हुई है, और कोई परचेज है नहीं मेरे पास, तो परचेज जीरो है। और क्लोजिंग इन्वेंट्री, फिनिश गुड आ गया 11,350, और क्लोजिंग आ गया 12,630 मेरे पास। ठीक है, चलो इसको मैं लिख लेता हूँ। 11,350, और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई थी वो मेरे पास आई थी 173,795। परचेजिंग है हमारे पास फिनिश गुड। नहीं, मैंने गलती से लिख लिया था, लेकिन है नहीं हमारे पास डैश। क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री लिख लेंगे 12,630, यही था ना?
1 to 6:30, ठीक है। अब ये ज़रा निकालें, क्या आंसर आ रहा है कॉस्ट ऑफ सेल की वैल्यू। 2 1 to 6:30, ठीक है। निकालो भाई क्या है। 175 अब हम निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। -230 57,505। ठीक है, तो ये हमारा 4 नंबर का था। आगे आ जाता है, कह रहे हैं कि आपसे कह रहे हैं कि भाई आप निकालें कैलकुलेट पारीज ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन निकालें, ग्रॉस मार्जिन का मतलब होता है, जीपी अपॉन रेवेन्यू। शाबाश, के जीपी अपॉन रेवेन्यू। और आंसर करेक्ट टू डीपी देना, तो ग्रॉस प्रॉफिट 57,505। और मल्टीप्लाई बाय 100। 57,505 डिवाइड बाय रेवेन्यू कितना है, 230,020। 25 पूरा 25 आ रहा है। 25%, ठीक है, ये मेरा आंसर हो। आगे कह रहा है पारी इज डिसअपॉइंटेड इन हर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ग्रॉस प्रॉफिट, से वो खुश नहीं है। कॉस्ट ज्यादा आ रही होगी, जीपी कम होगा। शी इज कंसिडरिंग बाइंग इन हर प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग देम इन फैक्ट्री, कह रहा है इन हर फैक्ट्री, यानी कि फैक्ट्री में ना बनाए और ऐसा करे बाहर से खरीद ले किसी से, यार खरीदो और बेच दो, मैन्युफैक्चरिंग ना करो, ट्रेडिंग कर लो। तो अब आपको बताना है, वो आपसे पूछ रहा है कि भाई बताओ, एडवाइस पारी वेदर और नॉट शी शुड स्टार्ट टू बाय इन हर प्रोडक्ट। बाय करेगी तो क्या फायदा होगा, और खुद बनाएगी तो क्या फायदा होगा, ठीक है। तो क्या होगा कि भाई, अगर वो जो मटेरियल खरीद रही है वो सस्ता है तो उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। मे बी बाय करने के एडवांटेजेस। चीपर टू बाय फ्रॉम आउटसाइड। उसकी वजह से होगा क्या, जब बाहर से वो खरीद रही होगी तो उससे उसके एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे आउटसाइड, सो लोअर कॉस्ट, कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, जब कॉस्ट कम होती है तो फिर उससे क्या होगा, जीपी मार्जिन इंप्रूव हो जाएगा। जीपी मार्जिन में इंप्रूव, ये भी आप कर सकते हो बात, ठीक है। अच्छा जनाब, फिर आपकी जो अकाउंटिंग बुक कीपिंग होगी वो भी सिंपल हो जाएगी। बुक कीपिंग सिंपल, क्योंकि आपको मैन्युफैक्चरिंग का कुछ नहीं करना, बाहर से खरीदना, सीधा सीधा बेचना है। बुक कीपिंग, बुक कीपिंग वुड बी सिंपल, बुक कीपिंग वुड बी सिंपल, ठीक है। अच्छा जी, आगे अब देखो मसला ये कि हो सकता है अभी चीपर मिल जाए, और इसके नुकसानात क्या क्या हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज्ड। आपका जो बाहर वाला बंदा है उसके लिए क्वालिटी इतनी इंपॉर्टेंट जितनी आपके लिए है, ठीक है। अच्छा जनाब, दूसरी बात ये कि हो सकता है कि जो आप एफजी खरीद रहे हो अभी, कॉस्ट में इंक्रीज इन फ्यूचर, फिर क्या करोगे। सप्लायर ने बोला आप खेलो मेरे साथ, तो तुम मना भी नहीं सकते, तुमने पूरा डिपार्टमेंट अपना खाली कर दिया इन फ्यूचर, कॉस्ट में इंक्रीज इन फ्यूचर, ठीक है जनाब। अब आपसे वो पूछ रहे हैं कि भाई एडवाइस करो, शी शुड स्टार्ट, तो हम ये बोल देंगे कि शी शुड नॉट। आप शी शुड भी कह सकते हो, जो आपका दिल चाहे, लेकिन हम लिख रहे हैं यहाँ पर कि भाई पारी शुड नॉट।
should not buy from outside। ठीक है, आउटसाइड से ना खरीदे, क्योंकि बिकॉज इफ शी fails to meet the customer required quality, so she may lose customer loyalty and lower sales। सेल्स कम हो जाएगी आप। ठीक है, तो ये हमारा ये पार्ट था, ये हमने देख लिया भाई आपके सामने। और फिर नेक्स्ट उसमें हम चलते हैं भाई।